बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाला जो टॉपिक है ना, स्पोर्ट रजिस्टर्स, उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। कि बेसिकली स्पोर्ट रजिस्टर्स में हमने ये देखा था कि मार्केट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। हम उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके ट्रेंड का पता लगाते हैं, कि हम ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट के हाइज और लोज को मिला के कि इस टाइम मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का हमें कंफर्म हो गया, ट्रेंड लाइंस को हमने लगा लिया। अब वो जो ट्रेंड लाइंस हैं, वो ट्रेंड लाइन से हमें मजीद ये पता चल सकता है कि आगे ट्रेंड फर्दर आगे अप ट्रेंड ही रहेगा या डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। तो उसको देखने के लिए हमने जो ट्रेंड लाइंस लगाई थी, उन ट्रेंड लाइंस को हम एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मान लेते हैं। सपोर्ट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मार्केट टकरा के नीचे आते हुए टकरा के ऊपर चली जाती है, हम उस चीज को सपोर्ट का नाम दे देते हैं। और रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ऊपर जाते हुए उस पॉइंट को टकरा के नीचे को आ जाती है, तो हम इसे रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो किसी भी ट्रेंड के अंदर जब हम ट्रेंड लाइंस को लगा देते हैं, तो जब रेजिस्टेंस टूटती है तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर सपोर्ट टूटती है तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिससे हमें मजीद फर्दर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है। यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदली है या डाउन से अप में बदली है, या फिर फर्दर जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू है या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, ये चीजें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें पता चल जाता है। ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है मार्केट की डायरेक्शन का, और मार्केट के आगे फर्दर डायरेक्शन क्या होगी वो हमें पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर। ठीक है, ये ओवरऑल था। अब इसी को लेके सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई ना, तो सबसे ज्यादा रुझान जो उसका शुरुआत में था वो जापान में था, टोक्यो में। ठीक है, तो जापानीज लोग जो थे ना, वो आपको पता है जब कोई भी एक नई फील्ड लॉन्च होती है तो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसमें आगे खुद को एक्सपर्ट बना लेते हैं। हर फील्ड का आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट नजर आएगा, हर फील्ड में आपको कोई ना कोई एक सक्सेसफुल एग्जांपल लाजमी नजर आएगी। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर उसी टाइम के कुछ सक्सेसफुल लोग थे। उन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स लॉन्च किए, डिफरेंट टाइप की जो है वो थ्योरीज लॉन्च की, डिफरेंट टाइप की जो है वो स्ट्रेटजीज बताई, डिफरेंट टाइप की जो है वो कैंडल्स की शेप्स बताई कि ऐसी ऐसी शेप होगी तो मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, ऐसा ऐसा चार्ट बनेगा तो मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। उन्होंने पहले से जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो सारे चार्ट्स और वो सारे तरीकाकार जो है बना के बता दिए। ठीक है, अब वो तरीकाकार हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे लिए आसानी ये है कि हमें मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाननी है, उसी बेस पे हमने जो है वो ट्रेंड लाइंस को यूज करना है। जब ट्रेंड लाइंस को हम यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ शेप्स आती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी शेप है और उस शेप का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसका क्या मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी, ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी आसान हो चुकी हुई हैं सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की मदद से ना। मैं जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप जो है मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? मेरी आवाज भी क्लियर है बिल्कुल? ओके। अच्छा, मैं बता रहा था कि बेसिकली इस तरह के पैटर्न्स और इस तरह की जो है वो शेप्स को उन्होंने बताया कि जिन शेप्स को देख के हमें मार्केट की डायरेक्शन का पहले से पता लग जाएगा कि आगे मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ठीक है, अच्छा, सबसे अहम बात कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते वक्त हमारा जो सबसे पहली पहली प्रायोरिटी होती है वो होता है चार्ट को एनालाइज करना, चार्ट को देखना। अब चार्ट को देखने के दो तरीके हैं। या तो हम चार्ट को जूम इन करके देखते हैं, यानी कि कैंडल्स को देख रहे होते हैं, एक एक कैंडल की मूवमेंट को। या फिर हम चार्ट को जूम आउट करके पूरे ग्राफ को देख रहे होते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या है। ठीक है, कैंडल्स के अंदर कैंडल्स की क्या शेप बनेगी जब हम चार्ट को जूम इन करके देख रहे होते हैं, कैंडल्स की कौन सी शेप बनेगी और किस शेप का क्या मतलब है, इस चीज से जो हम अंदाजा लगाते हैं, या ये जो पैटर्न्स होते हैं हम इनको जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं, कि ऐसे पैटर्न जो कैंडल्स के अंदर बनते हैं। इसी तरह अगर चार्ट है, अगर हम चार्ट देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, मार्केट को जूम आउट करके देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पैटर्न्स हमारे पास बनेंगे हम उनको चार्ट पैटर्न्स कहेंगे या फॉरेक्स पैटर्न्स कहेंगे, सिंपल। ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली चार्ट पैटर्न्स हैं। इनमें ना बहुत ज्यादा सैकड़ों के हिसाब से हैं, सैकड़ों समझते हैं ना, 100 प्लस जो है वो चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर जो है वो
हम अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट कंडीशन क्या होगी। लेकिन इनमें से जो है ना फिल्टर्ड किए हुए वो हैं जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नजर आते हैं आपको, वो वाले जो है वो इस पीडीएफ के अंदर है, मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास है फॉरेक्स पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का पता है कि सर और दो कंधे। ठीक है, आप यहाँ पे मार्केट को देखो, इन लाइंस को फॉलो कीजिएगा जो रेड कलर की लाइंस है। मार्केट जो है वो मूव कर रही है। मार्केट के विक्स को आप देखिएगा, मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। एक पॉइंट पे आके मार्केट ने अपना मैक्सिमम जो है वो लो दिया, यानी कि एक बहुत बड़ी विक बनाई। उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर चली गई। अब की बार इसने जो हाई बनाया वो ऊपर बनाया, पिछले हाई से ऊपर बनाया। यहाँ से हमें लग रहा था कि मार्केट तो अपवर्ड है। ठीक है, लेकिन दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आई। अब की बार जो है इसने अपना लो जो है वो पिछले लो के ऑलमोस्ट बराबर बनाया, ऑलमोस्ट बराबर बनाया। मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ लाइन नहीं देखी जाती, जोन देखा जाता है, पूरा एरिया देखा जाता है। तो एरिया के लिहाज से बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर जो है वो मार्केट आई। अब की बार इसने जो हाई बनाया वो पिछले हाई से छोटा था। ठीक है, यहाँ से हमें ये भी लगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को बदल दिया है। मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, पहला हाई जो बना, ठीक है, वो छोटा था अगले हाई से। ठीक है, फिर उसके बाद जब अगला हाई बना वो पिछले हाई से जो है वो छोटा था। ठीक है, तो पहला हाई छोटा, फिर अगला हाई बड़ा, फिर अगला हाई फिर छोटा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट डायरेक्शन बदल रही है। पहले मार्केट अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड जा रही है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। हमने क्या किया, हमने इसके नीचे जो है वो एक स्पोर्ट वाली लाइन लगा दी, सपोर्ट दे दी। जैसे ये लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर उस लाइन तक गई, वहां पे हमने जो है वो एंट्री ली, वहां पे हमने सेल की ट्रेड लगाई। और उसके बाद मार्केट टोटल नीचे। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं बियरिश चार्ट पैटर्न। ऐसा चार्ट पैटर्न जो मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट करता है। ऐसा पैटर्न जो मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करे उसे हम बेरिश पैटर्न कहेंगे। और ऐसा पैटर्न जो मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करे हम उसे जो है वो बुलिश पैटर्न कहेंगे। सिंपल। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपना हाई दिया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आके दोबारा उसने नया हाई दिया। ये वाला हाई पहले हाई से बड़ा था, यानी कि हमने लेफ्ट वाली जो हाई दिया था उसको हमने शोल्डर का नाम दे दिया, लेफ्ट शोल्डर। इसी तरह जो राइट साइड पे हाई बना हुआ उसको राइट शोल्डर, और जो सबसे बड़ा हाई है उसको हेड का नाम दे दिया। और देखा जाए तो बन भी ऐसे ही रहा है कि आपको दो छोटे छोटे हाई लेफ्ट और राइट नजर आ रहे हैं और एक जो है बड़ा हाई दरमियान में नजर आ रहा है, तो इसको हमने हेड एंड शोल्डर का नाम दे दिया। इसने बेसिकली हमें मार्केट की बेरिश कंडीशन को जो है वो इंडिकेट किया है कि आगे चल के मार्केट अगर इस नीचे जो हमने लाइन लगाई है, नेक लाइन जहाँ लिखा हुआ है, जिसे हम स्पॉट का नाम दे रहे हैं, अगर ये इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री का एक अच्छा चांस है। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पे साइड पे आपको अगर रिस्क और रिवार्ड रेशो नजर आए तो रेड कलर की जो लाइन लगी हुई है, इतना हमारा रिस्क होगा, इतना हमारा स्टॉप लॉस होगा। और रिवार्ड जो है वो ग्रीन कलर का, इतना हमारा जो है वो टीपी होगा। ठीक है, यानी कि 1:2। अगर लॉस होगा तो 1 गुना होगा, अगर हमारी इंडिकेशन गलत भी हो जाती है तो लॉस होगा तो 1 गुना होगा, प्रॉफिट होगा तो फिर 2 गुना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, उल्टा हेड एंड शोल्डर। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। मार्केट ने अपना लो दिया, दोबारा ऊपर गई। ठीक है, एक पॉइंट पे आके वापस मुड़ गई। अब की बार जो लो दिया वो पिछले लो से नीचे था, हमें लगा कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन अगली बार मार्केट ऊपर जाके जब नीचे आई तो अगला जो लो था वो पिछले लो से ऊपर था। यहाँ से हमें लगा कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, अब ट्रेंड यहाँ से बदल गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा चांस है। हमने एक लाइन लगाई रेजिस्टेंस वाली, सारे लोस को मिला दिया, लोस को मिलाने सॉरी हाइस को मिला दिया। हाइस को मिलाने के बाद हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल गई। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद ही हमारे पास एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे जो है वो हम अपनी बाई की ट्रेड लगाएंगे और मार्केट ऊपर जाने पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो आपके सामने है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से नीचे जो है वो कुछ पॉइंट्स या पिप्स हम जो है वो रिस्क के तौर पे यूज करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उससे 2 गुना जो है ना वो हमारा रिवार्ड होगा। यानी कि अगर लॉस हुआ तो 1 गुना, प्रॉफिट हुआ तो 2 गुना। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। सेम हेड एंड शोल्डर है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है, तो हमने इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह दिया है। पहला हेड एंड शोल्डर मार्केट के नीचे जाने को इंडिकेट कर रहा था, ये वाला हेड एंड शोल्डर मार्केट को ऊपर जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो इसको जो है ना वो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नाम दिया, और ये जो है वो बेरिश चार्ट पैटर्न है, सॉरी बुलिश चार्ट पैटर्न है ना।
जो मार्केट को ऊपर लेके जाने को इंडिकेट करे, उसको बुलिश कहते हैं। डबल टॉप पैटर्न, ये सिंपल है, आपको जो है ना ये बहुत ज्यादा नजर आएगा, काफी जगहों पे बन रहा होता है, और ये एप्लीकेबल भी है आपको, आप इससे फायदा भी उठा सकते हो चार्ट्स को अगर आप देखते हो तो। आपने देखा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आई, मार्केट ने जो है वो अपना एक हाई बनाया, ठीक है। हाइज और लोस का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, ये चीजें समझ आ जाएंगी, स्पॉट रेजिस्टेंस कंसेप्ट क्लियर होगा, एंट्री लेने का पॉइंट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मार्केट जो है उसने अपना हाई बनाया, यहाँ पे उस हाई को हमने जो है ना इधर टॉप ए लिखा हुआ है, टॉप ए का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर एक पॉइंट पे मार्केट जो है वो वहां से रिवर्स हुई और ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर आई, उसने दोबारा अपना वो टॉप बनाया, टॉप बी का नाम दे दिया। ये जो दो हाई थे ये एक दूसरे के बराबर थे, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर, एक ही जोन के अंदर ये दोनों हाई आ रहे थे, तो दोनों ने अपना टॉप बनाया और दोनों का लेवल बराबर था। उसके बाद हमने जो है वो नीचे वाले जो लोस थे उनको मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, जिसको हमने स्पॉट का नाम दे दिया। मार्केट ने डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट अगर इस स्पॉट को तोड़ती है, ठीक है, अगर इस स्पॉट को तोड़ती है तो तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेल का अच्छा पॉइंट है, जहां से मार्केट अपने डायरेक्शन नीचे की तरफ ले जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट पैटर्न बना है, जिसे हमने जो है वो डबल टॉप का नाम दिया है, कि जिसमें मार्केट ने दो बार अपना टॉप बनाया और दोनों बार उसका जो टॉप था वो बराबर था आपस में, तो इसको हमने डबल टॉप का नाम दिया, और ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। इसी तरह आगे चलते हैं, ये डबल बॉटम है, ठीक है। डबल बॉटम यानी कि मार्केट ने जो है वो सबसे पहले अपना नीचे मूव किया, अपना एक लो बनाया, ठीक है, और जिसे हमने बॉटम ए का नाम दे दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, ठीक है, एक पॉइंट पे टकरा के वापस नीचे आई। अब की बार जो इसने पॉइंट बनाया बॉटम बी का, वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर थे, एक ही रेंज के ऊपर थे, हमने इसे जो है वो डबल बॉटम का नाम दे दिया। यहाँ से हमने जो है ना वो अब इसके जो रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स थे, हमने उधर ट्रेंड लाइंस को लगा के उनके हाइज को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन सेट कर ली। अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो वहां पे हमारे पास जो है वो एक जबरदस्त एंट्री पॉइंट होगा। देखा जाए तो ये दो, एक बॉटम ए है, बॉटम बी है, और अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम ए बॉटम बी है, जिसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को मूव किया और ऊपर चली गई, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश चार्ट पैटर्न है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। इन चार्ट पैटर्न्स के अगर हम शेप्स को याद रख लें तो जब भी हम चार्ट देख रहे होंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, या कम से कम हमारे एनालिसिस का ये पार्ट होगा, हमें पता होगा कि चार्ट पैटर्न ये हमें शो कर रहा है, कैंडलस्टिक मुझे ये शो कर रही है, स्पॉट रजिस्टर्स मुझे ये बता रही है कि मार्केट डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और ट्रेंड्स मुझे ये बता रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन ये होगी। इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा चीजें मुझे मेरे हक में है, मैं उनको फॉलो करके ट्रेड करूंगा तो फायदे में रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ऐसा पैटर्न जहाँ पे जो है वो आपने देखा कि मार्केट तीन टॉप बनाती है। पहले मार्केट डबल टॉप बना रही थी, अब की बार तीन टॉप बना रही है, ठीक है। तीनों का हाई जो है वो बराबर होगा, तीनों का जो है वो ऑलमोस्ट लो भी बराबर होगा। तो हम वहां पे जो है ना उसके लो के ऊपर जो निचले पॉइंट्स होंगे वहां पे एक लाइन खींच देंगे, जिसे हम स्पॉट का नाम देंगे। अगर मार्केट जो है वो स्पॉट को तोड़ती है, ठीक है, तोड़ के जो है ना वापस ऊपर जाके उस लाइन को टकराएगी और टकरा के नीचे की डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर फेक ब्रेकआउट होगा, एक भाई पूछ रहे थे, फेक ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से मार्केट जो लाइन को, रेड लाइन को तोड़ के आई है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर रेड लाइन में इंटर होकर दोबारा वही टॉप बना रही होती, तो ये बेसिकली हम इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट उस लाइन तक पहुंची, यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, उस लाइन पर पहुंचने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी, तो यहाँ पे मेरा सेल का पॉइंट होगा, मेरा एंट्री का पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट थी, जिसको टकरा के मार्केट ने अब नीचे जाना ही जाना है, तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड लूंगा। उसके अलावा चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्केट ने जो है वो ए बी सी के नाम से जो है वो तीन टॉप बनाए, तीन हाई बनाए अपने ग्राफ के अंदर, जो एक ही लेवल के ऊपर थे, एक ही जोन के अंदर थे, एक ही रेजिस्टेंस थी इनकी, उनको टकरा के मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। तो इस चीज को हमने ट्रिपल टॉप पैटर्न का नाम दिया, जो बेसिकली एक बेरिश पैटर्न है, जो मार्केट को नीचे जाने के लिए इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, सेम कंसेप्ट है, बस ऑपोजिट है, कि फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, मार्केट ने तीन लो बनाए अपने, और तीनों जो है ना वो एक ही लेवल के ऊपर थे, कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं था, यानी कि एक ही रेंज में थे, जोन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से।
बराबर थे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट जब ऊपर गई तो हमने उसके हाईस को मिला के एक लाइन लगाई हुई थी जिसे हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया हुआ था। तो रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट नीचे आई। उस रेजिस्टेंस जो पुरानी रेजिस्टेंस थी अब तो स्पॉट में बदल चुकी थी, तो उस स्पॉट पे जब टकराई तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई और ये हमारा सबसे बेहतरीन एंट्री पॉइंट था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो बुलिश चार्ट पैटर्न है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के आगे मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, मार्केट के आगे जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। राउंड टॉप, ठीक है, राउंड टॉप पैटर्न बेसिकली इसमें ना मार्केट ना लो बना रही होती है ना हाई बना रही होती है, ना मार्केट साइड में चल रही होती है, ना हमें ये पता चलेगा ये अप ट्रेंड है, ना हमें ये पता चलेगा ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसमें हमें लाइन से पता चलेगा कि बेसिकली ये एक राउंड शेप ग्राफ बनाएगी। ठीक है, मार्केट एक पॉइंट से ऊपर जाएगी, हमें लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बना के मार्केट घूम के वापस नीचे आ जाएगी। तो इस चीज को जब हम लाइन लगाएंगे तो एक राउंड शेप बन जाएगी, एक उल्टा बाउल बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, राउंड टॉप। ठीक है, राउंड टॉप के ये जो है ना वो राउंड जो है वो एक टॉप बन गया है। तो यहाँ पे नीचे जो जो इसके लोज होंगे हम उधर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम स्पॉट का नाम देंगे। अगर वो राउंड टॉप जो है वो उस लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारे पास सेल की ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल की एंट्री है, हम सेल के ट्रेड लेंगे, मार्केट नीचे जाने पे हमें फायदा होगा। और ये जो राउंड टॉप है ये हमें बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो पैटर्न है राउंड टॉप पैटर्न ये बेसिकली बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, इसी तरह राउंड बॉटम पैटर्न आपने देखा मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने ना अपने कोई स्पेसिफिक हाइस बनाए ना स्पेसिफिक लोस बनाए, बस राउंड शेप में मूव की है, घूम के वापस ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इस चीज को हमने जो है वो राउंड बॉटम का नाम दे दिया। हमने लाइन लगाई, इसके लॉस को मिलाए, कम से कम इसके विक्स या बॉडीज को मिला के हमें पता चला कि ये तो राउंड शेप बन रही है। ठीक है, तो हमने ऊपर जो है वो इसके लॉस को या उसकी जो है वो रेंज को मिला के जो हमारा एरिया था इस पॉइंट के अंदर छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हुई। आप यहाँ पे देखो जहाँ पे विक्स का जो है वो टॉप था। ठीक है, यहाँ पे विक्स का जो है वो जो टॉप था उसके ऊपर एक लाइन हमने खींच दी। उस लाइन को हमने जो है वो रेजिस्टेंस का नाम दे दिया, रुकावट का नाम दे दिया। जैसे ही मार्केट जो है वो इसको तोड़ के ऊपर निकली, आप यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर निकली इस पॉइंट से, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट से मार्केट तोड़ के ऊपर निकली, ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ से हमारे पास जो है मार्केट यहाँ से तक टकरा के एक बड़ी कैंडल बनाई, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे हमारे पास टोटल बाई की ट्रेड थी। और ये जो पैटर्न है राउंडेड बॉटम पैटर्न ये बेसिकली बुलिश पैटर्न है, ये हमें बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रही है और जब रेजिस्टेंस टूटती है तो हमारे पास बाय की एंट्री होती है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है वो समझिएगा कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के दो तरीके बताए थे। एक बार ये होता है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं हॉरिजेंटली सीधी लाइन लगा के, और या फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं ट्रेंड लाइंस को यूज करके यानी कि टेढ़ी लाइंस लगा के। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं फॉर एग्जांपल रैंडमली एनालिसिस कर रहा था और एनालिसिस करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई थी पहले से। ठीक है, पहले से मैंने लगा के चार्ट में रखी हुई थी कि ये वो पॉइंट्स है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब मैंने लाइंस लगानी थी दूसरी, टेढ़ी वाली। जब मैंने टेढ़ी वाली लाइन लगाई तो मुझे ये वाली शेप कहीं नजर आती है कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई थी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये तो ये मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे टच करके बार बार नीचे आ रही थी, लेकिन जब मैंने मार्केट के लोज को मिलाया या ग्राफ के लोज को मिलाया तो वो बेसिकली एक ट्रायंगल की शेप में आ गया। ठीक है, ट्रायंगल की शेप में आ गया, तो ट्रायंगल की शेप में जब वो आया तो इसने जो है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन थी इसको जब उसने ब्रेक किया, हमने इसको तो रेजिस्टेंस का नाम दे दिया ना और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, जो सपोर्ट होगी वो टेढ़ी लाइन होगी, वो ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट इसी के अंदर अंदर जो है मूव कर रही थी, फिर अचानक मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है एंट्री पॉइंट के साथ बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल बाय की ट्रेड थी। उसके बाद आप देखो मार्केट कितना ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो होता तो आप 2 गुना प्रॉफिट कमा चुके होते अपनी ट्रेड में। यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश जो है वो पैटर्न है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, जिसमें जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है
ठीक है। स्पोर्ट जो है वो टेढ़ी लाइन होती है। इसी तरह हमारे पास आगे चलते हैं, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल ऐसे एनालिसिस फॉर एग्जांपल कर रहा था, मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई थी जिसे मैंने जो है वो स्पोर्ट का नाम दे दिया। उसके बाद जब मैंने टेढ़ी लाइन लगाई, मार्केट के हाइस को मिलाया अपने ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रेंड को ढूंढने के लिए, तो फिर जो है मैं इस लाइन को लगाते हुए मुझे एक शेप नजर आई जिसे मैंने जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का नाम दिया है। असेंडिंग और डिसेंडिंग का अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो सिंपल है। छोटे से बड़े की तरफ आप जाओगे तो ये असेंडिंग होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो ये आप इसको डिसेंडिंग कहोगे। ठीक है। तो आपने काउंटिंग देखी होगी, 1 2 3 4 5 6, छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और बड़े से छोटे नंबर्स की तरफ आते हैं 10 9 8 7 6, तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह आपको नजर आ रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल इसको इसलिए कहा है कि पीछे से ट्रायंगल बड़ी है, आगे जाके ये छोटी होती जा रही है, तो इसे डिसेंडिंग का नाम दे दिया। जो असेंडिंग है उसमें जो है वो यार देखो दोनों तरफ कैंडल ही सेम है, सारा कंसेप्ट ऐसी तैसी कर दिया असल में। मुझे जहां तक लगता है स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे होता होगा, मे बी अंग्रेजों ने नाम रखे हैं। अच्छा। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। ठीक है, आई थिंक सो ये कंसेप्ट होगा जिसको बनाने का। और ये जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन इससे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग में। तो मे बी इसी को लेके इन्होंने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग का नाम दिया होगा। अदरवाइज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब पता है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो हम देख रहे थे कि मार्केट जो है ना, हमने ट्रेंड लाइन को लगाया, ट्रेंड लाइन को लगाने के बाद मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। मैंने इसके हाइस को मिलाया, मुझे पता चल गया मार्केट डाउन आ रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टली जो है ना वो देखा कि मार्केट जो है इस पॉइंट पे आके वो इस स्पोर्ट को जो है, ये जो नीचे स्पोर्ट बनी हुई है, स्पोर्ट के ऊपर जो है वो जंपिंग करने लग गई है या बाउंसिंग करने लग गई है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मार्केट जो है वो ट्रायंगल वे में जो है मूव कर रही है। यहाँ पे अब मार्केट जो है वो अगर अपनी नीचे वाली स्पोर्ट को जो है वो तोड़ती है, तोड़ने के बाद ये हमारे मेरे पास जो है वो बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। आपके सामने मार्केट देखो, ब्लैक कैंडल बनी, व्हाइट कैंडल, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, हमें मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। मार्केट उसके बाद अगर आप विक्स को देखो तो नीचे आई, दोबारा जब मार्केट ऊपर गई तो इस पॉइंट पे आके मार्केट ने अपना रिवर्स दिया है, मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो ये मेरे पास बेसिकली सेल का पॉइंट होगा। इसके बाद मार्केट नीचे गई है, कितना नीचे गई है आपके सामने है। ठीक है। तो हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो मेरे ख्याल से जो मुझे नजर आ रहा है वो 1:2.5 तो होगा। ठीक है। उसके बाद फॉलिंग वेज की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। पैरेलल समझते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेंड लाइंस हों लेकिन एक दूसरे के आमने सामने हों। ठीक है। जिस तरह जो है वो सादा लफ्जों में कह लो कि जिस तरह दो सड़कें होती हैं, एक सड़क जाने वाली होती है, एक आने वाली होती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, मतलब दोनों होती बराबर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आमने सामने होती हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप जब ट्रेंड लाइन अक्सर यूज करते हो, हाइज और लोस को मिलाते हो, तो आपको जो लाइंस मिलती हैं वो पैरेलल मिलती हैं। लेकिन फॉलिंग वेज के अंदर आपको जो है वो लाइंस पैरेलल नहीं मिलती। ठीक है, वो आपकी लाइंस आगे जाके जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, पीछे इनके बीच में फासला होता है और आगे जाके ये एक दूसरे के साथ जुड़ना हो जाती हैं, तो इसे हम फॉलिंग वेज का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने मार्केट के लोस को मिलाया तो एक लाइन इस तरह बनी, नीचे वाली लाइन को अगर आप देखो सपोर्ट को। इसी तरह अगर जो है मैंने इसको हाइस को मिलाया तो इस तरह जो है ना वो लाइन ऊपर बनी, जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ऊपर। आप देखो पहले जो है वो उनके बीच में फासला है, ठीक है, एंड से आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इनके बीच में तंगी आती जा रही है। ठीक है। तो हमने इसको जो है वो फॉलिंग वेज का नाम दे दिया। तो मार्केट इसके अंदर मूव कर रही थी, अब ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे आएगी, सिंपल। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो ऊपर वाली लाइन ब्रेक हुई, मार्केट की रेजिस्टेंस टूटी है, मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे हमारे पास एंट्री पॉइंट और मार्केट टोटल ऊपर, यहाँ पे हमारे पास बाय की ट्रेड है। ठीक है। इसी तरह जो है वो मैं राइजिंग वेज को अगर देखूं, यहाँ पे हमारे पास लाइंस लगी हैं जो पीछे से जो है वो ओपन है और आगे जाके क्लोज होती जा रही हैं। इसके हाइज और लोस को मिलाने के बाद इसके बाद मार्केट ने जो है वो नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया, जिसको हमने स्पोर्ट का नाम दिया। जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करके दोबारा इतना नीचे आई, इस पॉइंट तक नीचे आई, ये जो आपको बड़ी सारी वीक नजर आ रही है। इसके बाद दोबारा ऊपर गई
ऊपर जाके उस लाइन को टकराई और वहां से हमारे पास जो है वो एंट्री पॉइंट था, वहां से मार्केट की जो है वो सेल की कंडीशन थी, तो यहाँ से मार्केट जो है वो टोटल नीचे आई। अगर हमारी सेल की ट्रेड होती तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में होते, बाय की ट्रेड होती तो अच्छे खासे नुकसान में भी होते। ठीक है। अच्छा, राइजिंग पेनेंट। ठीक है, राइजिंग पेनेंट पैटर्न। अच्छा, पिछला जो ट्रायंगल था, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी उसका कंसेप्ट था, वो असेंडिंग डिसेंडिंग में हमने देखा था कि एक लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी और एक लाइन हमारे पास टेढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों लाइन टेढ़ी हैं और बना भी ट्रायंगल रही हैं। ठीक है। हमने जब मार्केट के हाइस को मिलाया, मार्केट के लोज को मिलाया, तो वो एट द एंड उन्होंने जो है वो हमें एक ट्रायंगल शेप दी, लेकिन दोनों लाइंस जो है वो टेढ़ी थी। ठीक है। यानी कि मगर के मच्छ के मुंह की तरह जो है वो इनका मुंह बना हुआ था, अगर आप देखो गौर से, या अगर आप वो एक सिंबल यूज करते हैं कीबोर्ड के अंदर, ग्रेटर देन वाला या लेसर देन वाला, उस तरह की शेप आती है। तो इस चीज को हम जो है वो राइजिंग पेनेंट पैटर्न का नाम दे देते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट के दो हाइस को मिलाया, नीचे मार्केट के लोस को मिलाया, मेरे पास एक शेप आ गई। अब नीचे वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है। ये कंसेप्ट सिंपल है, मार्केट की सपोर्ट टूटेगी मार्केट नीचे, मार्केट की रेजिस्टेंस टूटेगी मार्केट ऊपर। अब जो भी लाइन दोनों में से हम देखेंगे, वेट करेंगे, जो सी लाइन टूटती है हम वहां की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर वाली लाइन को इसने जो है वो नीचे वाली लाइन को टच किया, ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर दिया। ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करके मार्केट जो है वो ये बड़ी सारी कैंडल बनाई, उसके बाद अगली कैंडल वो नीचे तक आई। ठीक है। उसकी वीक अगर आप देखो तो वो उस लाइन तक आई। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाय की ट्रेड थी, उसके बाद जिसने बाय की ट्रेड लगाई होगी वो अच्छा खासा पैसे छाप गया होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बुलिश पैटर्न है। फिर इसी तरह जो है वो फॉलिंग पेनेट पेनेट में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट के हाइस को मिलाया, लोस को मिलाया, दोनों लाइंस जो है वो टेढ़ी हैं, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है इसके अंदर, लेकिन ट्रायंगल की शेप दे रही है। अब की बार जो है वो इसने नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया है। पहले वाले में अगर आप देखो तो पहले वाले में सेम ट्रायंगल जो उधर बन रहा है इधर भी सेम बन रहा है, लेकिन ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मार्केट ऊपर चली गई। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट टोटल नीचे चली गई। ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है और यहाँ पे तो सेलर तो बड़ा फायदे में रहा होगा। ठीक है। और बायर के अकाउंट वॉश हुए होंगे। तो ये जो है ना वो बेसिकली कुछ पैटर्न्स हैं जिनको अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमें जो है वो आगे चल के जब हम लाइंस को यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं, तो हमें ये शेप्स नजर आती हैं। तो इन शेप्स को देखते हुए जो है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट का, नेक्स्ट मार्केट की कंडीशन का। ठीक है। हमें पता चल जाएगा मार्केट आगे बुलिश है या बियरिश है। इन शेप्स को लेके मैं पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो अगर आपने इनको याद करना है तो। अदरवाइज आप कोशिश करें कि इन शेप्स को खुद ढूंढे लाइव मार्केट के अंदर, अपने डेमो अकाउंट्स ओपन करें, अपने डेमो अकाउंट्स में जाके चार्ट के ऊपर जाके लाइंस लगा के इस चीज को देखें। ठीक है। कि इस टाइम कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है और उस पैटर्न के बाद मार्केट ने क्या मूव दिया, डिफरेंट करेंसी डिफरेंट चार्ट्स खोल लें अपने पास। ठीक है। डेमो अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके कर लो, tradingview.com पे जाओ, वहां पे लाइव चार्ट होते हैं हर चीज के, किसी भी चार्ट के ऊपर बैठ के एनालिसिस करो, रिजल्ट देखो, अपने आप को टेस्ट करो कि आपके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं बुरे निकलते हैं, ये सिंपल वे होता है। तो चार्ट पैटर्न बेसिकली हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करने का एक बहुत जबरदस्त किस्म का इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, कि जिसको हम लेके समझ के आपको पता है ना, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कितना आसान कंसेप्ट था, स्पोर्ट रेजिस्टेंस कितना आसान कंसेप्ट है, इन्हीं दो को लेके अगर हम अपने हिसाब से इन शेप्स को याद रख लेते हैं तो ट्रेडिंग फिर इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। नॉलेज होना फिर ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। ठीक है। अदरवाइज फिर जिनको समझ नहीं आती या जिनके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल है या जिनके लिए बस ये वक्त का जिया है, तो फिर जाहिर सी बात है उनके लिए ये चीज बहुत मुश्किल है और ये चीज उनसे नहीं होगी। वो अगर कर भी रहे हैं तो वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे इसके अंदर। इसमें ज्यादा टिकने के लिए ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। डेली ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड लाइन हमें कितने दिन के चार्ट पर अप्लाई करना चाहिए? देखिए, डेली ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट या इससे कम के चार्ट ही आप यूज करोगे, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो। और 15 मिनट या इससे नीचे के चार्ट्स के ऊपर आपके जो है ये ट्रेंड लाइन सही तरीके काम भी नहीं करेंगी।
क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, 4 मिनट बाद कैंडल बदल रही होती है। तो स्कैल्पिंग के अंदर इतना ज्यादा एनालिसिस मजा नहीं कराता जितना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कराता है। तो 15 मिनट से ऊपर ऊपर वाले टाइम फ्रेम के अंदर आप एनालिसिस करो, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक वाले ट्रेड करते रहो छोटे मोटे प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है। अदरवाइज जो है वो बड़े एनालिसिस करोगे तो बड़ी ट्रेड हाथ में आएंगी। देखो आप अगर सोशल मीडिया पे हो, आप देखते हो कि एक बंदे ने एक ट्रेड के अंदर अपना सारा पिछला सारा लॉस भी कवर कर लिया, और उसके बाद जो है वो अपने न्यू प्रॉफिट्स में भी आ गया और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गाड़ी ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो इसलिए होता है बेसिकली कि उनको जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, हमें वक्त के साथ साथ जब हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, जब हम एनालिसिस करना सीख रहे होते हैं, उस पे हाथ अपना सेट कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना बीच में कुछ ऐसी ट्रेड्स मिलती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है वो आपको बहुत बड़ी अमाउंट दे के जाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा देती है, फिर अचानक एक झटके में नुकसान होता है, वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ना फिर छोटी ट्रेड लेने से बेहतर है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करके बड़े बड़े जो है वो ट्रेड्स को पकड़ना शुरू करो। फिर आपकी जिंदगी में एक ट्रेड आपको ऐसी मिलेगी जो आपको बाइक से कम गाड़ी तक तो ले आएगी। आई थिंक सो। अच्छा, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं फॉरेक्स की? ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कर सकते हैं, अदरवाइज वर्टेक्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर डेमो अकाउंट क्रिएट करके उस पर भी कर सकते हो। अपने ट्रेड्स लगा के चेक कर सकते हो आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही है लॉस में। सर ज्यादा कौन से पैटर्न यूज होते हैं? ये जो मैंने ज्यादा है ना वही बता दिए हैं, नहीं तो इससे भी बहुत ज्यादा है, 100 के 100 से ऊपर है। सर टोटल कितनी क्लासेस होंगी? 10 होंगी, 5 हो गई या 5 रहती हैं? सर स्कैल्पिंग क्या होता है? आप अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं डेली ट्रेडिंग को। एक बंदा है वो बैठा हुआ है, उसने चार्ट ओपन किया, कोई एनालिसिस नहीं किया, उसने बस देखा कि ग्रीन कैंडल बन रही है, उसने बाय की ट्रेड लगा दी। ठीक है। और थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ट्रेड क्लोज कर दी। ये जो छोटे छोटे ऐसे वो जैसे मुर्गी दाना नहीं चुगती है, ऐसे प्रॉफिट चुग रहे होते हैं ना, उनको स्कैल्पर्स कहते हैं। वो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, यानी कि छोटी छोटी ट्रेड्स लेके छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं डेली डेली बेस पे। उनको स्कैल्पिंग करना कहते हैं उसको। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में हम कितने टाइम फ्रेम को कंसीडर करें? देखिए जवाब भाई सिंपल है। आप अपने टाइम फ्रेम को देखें जो 15 मिनट से ऊपर हो। मैं जो यूज करता हूँ पर्सनली वो 30 मिनट का होता है या 4 घंटे वाला होता है। आप अपने लिए कोई भी सूटेबल देख लो जहाँ पे आपके एनालिसिस स्ट्रांग हो, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ। आप मार्केट को देखने का सबका अपना जो है वो नजरिया या नजर होती है। अरमान गिल भाई ने दोबारा पूछा हुआ है, सर जी टोटल कितनी क्लासेस होंगी? भाई थक गए हो गए 5 क्लासेस लेके? 5 क्लासेस हुई हो गई हैं और 5 रहती हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक्स रिलेटेड तो पूछ लें। मैं 30 मिनट पे भी एनालिसिस करता हूँ, मैं 4 घंटे पे भी एनालिसिस करता हूँ। सादी भाई पूछ रहे हैं क्योटेक्स या एक्सरेस बेटर कौन सा है? देखो मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा दोनों ही बेकार है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जेन्युइन होने में और मशहूर होने में फर्क होता है। तो बस ये जो आपने नाम लिए ये मशहूर है। वन डे वाले नहीं करते, वन डे के एनालिसिस के ऊपर हमें जो है वो हमारी ट्रेड हफ्तों ले जाती है। तो फिर हफ्ता हफ्ता कौन इंतजार करता है? करते हैं काफी लोग जिनके बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, लेकिन अ, इतना भी जो है वो टाइम नहीं होता कि बंदा जो है वो ट्रेड लगा के और फिर हफ्ते बाद जाके देख रहा हो। इतने भी जो है वो बिजी नहीं होते। जो ऑन द स्पॉट प्रॉफिट निकाल के उसी दिन क्लोज करके रिलैक्स होके जाके बंदा खाना पीना खाए, जबरदस्त सीन हो जाता है। तो इसलिए जो है वो 4 घंटे। सादी भाई पर्सनल में जो है वो कर लीजिएगा।
देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा। तेरा ध्यान किधर है? यार ये कैसे कैसे मैसेज आ गए? सर आप एक ट्रेडिंग पर कितने पैसे इन्वेस्ट करते हो? यार देखो, मैंने कल भी बताया था, मैं पिछले काफी टाइम से ट्रेडिंग कर नहीं रहा। ठीक है। वो थोड़ा बिजी होने की वजह से। अदरवाइज मेरा $13,000 का फंड है, मैं तो खुल के पैसे लगाता हूँ भाई। हाँ, खुल के कमाता भी हूँ। सर आप किसको बीट कर रहे हैं? लास्ट मैच में बता रहे थे कुछ। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। चले, क्वेश्चन जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ज्यादा आ नहीं रहे। लव यू टू। मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, और जो है फिर। यस। चले ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। भाई साहब, भाई लोग, बात सिंपल है। आसान तरीके से समझ लो ट्रेडिंग को। ठीक है, बेसिक क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, काम को खींचो भाई। ज्यादा टाइम नहीं है, हर टाइम सीखते नहीं रहना, हर टाइम जो है वो अ, इंतजार नहीं करना खुद के सक्सेसफुल होने का। इंतजार करने से सक्सेस नहीं आती। सीखो। सीख रहे हो, साथ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, रिस्पॉन्स आए ठीक है, सीख लिया, 10 क्लासें पूरी हो गई। प्रैक्टिकली चलो, 1 महीना प्रैक्टिस भी कर ली। आगे पैसा डालो, काम शुरू करो मेरा भाई, मैं इंतजार में बैठे हुए हो। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो ट्रेडिंग सीखने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पैसा डालने की हिम्मत नहीं है। तो फिर असल चीज, असल एक्सपीरियंस तो वहां पे आता है जब आपका रियल फंड होता है। असल आपके इमोशंस तब टेस्ट होते हैं जब आपका रियल फंड के ऊपर आपको या तो लॉस हो रहा होता है या प्रॉफिट हो रहा होता है। हम्म। आपको तब पता चलता है अपने बारे में कि मैं असल में एक लालची इंसान हूँ, या मैं असल में एक डरपोक इंसान हूँ, या मैं सब्र करने वाला बंदा हूँ। ये जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तब आपको पता चलता है अपने बारे में। तो ये तब होता है जब आपका रियल फंड होता है। डेमो के ऊपर तो कोई भी कुछ भी बना लेता है। मैंने जो है वो $3,000 वाला चैलेंज दिया था, एक बंदे ने मुझे भेजा हुआ, तो उसने $50,000 बनाया हुआ था 3,000 को एक दिन के अंदर। क्यों बना लिया? क्योंकि पता है अगर लॉस हो भी गया तो कौन सा असली पैसे है। रियल ट्रेड, रियल चीज के ऊपर आओ ना तो पता लगे। तो मेरा भाई काम को शुरू करो, क्या इंतजार करी जा रहे हो? शुरू करो, काम को खींचो भाई। एक भाई कहता मैंने 80,000 बनाए हैं। तो अच्छा, किधर है 80,000? दिखाओ, निकाल सकते हो? अच्छा, 80,000 नहीं, 8,000, 8,000 लिखा था। ठीक है। अच्छा, तो बस यही बात करनी थी। मैंने वेबिनार एंड करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचता। फिर रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कोशिश करूंगा, अगर भेजनी हुई तो अभी भेज दूंगा, नहीं तो एंड में भेज दूंगा, क्लासेस एंड होने के बाद इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जजाकल्ला।